बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। तो हम लोग जो है वो 9th क्लास की नई बुक जो है वो पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो टॉपिक्स है। इसके अंदर आपकी बीएससी में जो बेस बनती है वो बेस वाले चैप्टर जो है वो कुछ इसने 9th क्लास के अंदर डाल दिए हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप अभी से छोटी क्लास के अंदर जो है वो अपने बेसिक्स को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल फील्ड को बहुत ज़बरदस्त एक लाइन दे सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग का चैप्टर जो हम ऐसे पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद एक नंबर सिस्टम का चैप्टर है जो कि आपके पास पुरानी जो है वो ओल्ड बुक जो कंप्यूटर की थी उसके अंदर भी वही थी चीज़ थी। ठीक है, नंबर सिस्टम और बूलियन अलजेब्रा। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, जो कि आपके पास नेटवर्क के हवाले से उसके अंदर डिस्कशन की गई है। ठीक है, तो है उसके अंदर हम देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो बीएससी के हवाले से साइबर क्राइम के हवाले से इसके अंदर डिस्कस किया गया है जो बीएससी के अंदर मौजूद है। और लास्ट चैप्टर भी आपका बीएससी का ही है जो कि वेब डेवलपिंग के हवाले से है। क्लियर? तो हमारे पास नई बुक जो है वो अपनी ओल्ड बुक से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हम लोग जो है वो आज का टॉपिक जरा स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों ने पिछले से कुछ फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमने फ्लो चार्ट की डेफिनेशन देखी, उसके जो है वो कुछ जो है वो डिटेल में हमने देखा, एग्जांपल्स देखे हम लोगों ने। तो आज इसकी कुछ एक एग्जाम्पल हमारे पास रह गई थी जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है। मैंने सोचा कि चलो इसका एक लेक्चर ही मैं अलग कर दूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 12 है जो आपके स्क्रीन पे आने जा रही है और वो कुछ यूं है। तो देखते हैं फ्लो चार्ट की वो एग्जांपल कौन सी है। तो आपके पास एक जो स्टेटमेंट आप बुक से भी देख सकते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ भी चुकी होगी। टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। अब ये ऑड नंबर्स क्या है आपके पास, देखें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऑड नंबर्स वो होते हैं जिसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर आपके पास 1 बचता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं 5 कहता हूं 2 टू द 4, रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा 1। अगर मैं 9 कहता हूं 2 टू द 4, रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा 1। और अगर मैं 17 कहता हूँ 2 8 16, रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इट मींस यहाँ से तो एक बात फिक्स होगी कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनमें आपके पास हमेशा जो है वो जो रिमाइंडर होगा जब 2 से डिवाइड करेंगे हमेशा 1 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब हम इवन नंबर्स की बात करते हैं 4 6 तो 2 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। तो ऑड नंबर में 1 और इवन नंबर्स में 0। एक बात ये, और इवन नंबर में भी 2 का डिफरेंस आ रहा होता है 2 4 6, और ऑड नंबर्स में भी 2 का डिफरेंस आ रहा होता है 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। क्लियर? ये बात हमको पहले भी पता थी। क्लियर? तो अब आगे है टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नंबर। यानी कि आपने ऑड नंबर का जो एक सीक्वेंस फाइंड करना है, स्टार्ट कहां से करना है, गिवन नंबर से। ये गिवन नंबर यूजर खुद एंटर करेगा स्टार्टिंग वैल्यू को, ये इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है टिल सम लिमिट। ये इसकी जो लिमिट है, मतलब ये इसकी एंडिंग वैल्यू है। मतलब स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू आपको यूजर से ही एंटर करवानी होगी कि वो खुद बताएगा कि यहां से लेके यहां तक जब नंबर्स हैं। यानी कि सवाल क्या है, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप स्टार्टिंग और एक लिमिट एंडिंग वैल्यू बताओ और उसके अंदर से आपने ऑड नंबर की लिस्ट, यहाँ ऑड नंबर्स जो है वो आपने जो उसका सीक्वेंस बाइंड निकाल देना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि 1 से लेकर 10 तक, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 1 है आपके पास और एंडिंग वैल्यू आपके पास 10 है, तो इसमें ऑड नंबर्स आपके पास क्या होंगे 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है। इसके अलावा 11 उसके लिमिट से एक्सटेंड कर देगा। मैंने इसकी जो लिमिट बता दी है 1 से 10, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाना। तो ये उसके पास एक सीक्वेंस आ गया मेरे पास ऑड नंबर्स का। तो बिल्कुल उसी तरीके से यह फ्लो चार्ट भी आपके पास कुछ ऐसा ही होगा। तो आइए जरा हम देखते हैं कि इसका फ्लो चार्ट कैसे बना होगा। सबसे पहले तो हम करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट के अंदर हम सबसे पहले पैरेललोग्राम यूज करेंगे क्योंकि हमने वैल्यूज इनपुट करनी है, नंबर भी यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू भी और आपके पास एक लिमिट मतलब एंडिंग वैल्यू भी। लिमिट यहाँ पे एंडिंग वैल्यू के तौर पे काम कर रहा है। ओके, तो अब जो भी वैल्यू आप एंटर करोगे इस एन और लिमिट के अंदर स्टोर हो जाएगी, और चूंकि हम एंटर कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, तो हम पैरेललोग्राम यूज कर रहे हैं। ओके, तो हम इनपुट लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि n की वैल्यू हमने 5 एंटर की है और जो एंडिंग वैल्यू है, जो लिमिट है, वो हमने 12 एंटर की है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि n की वैल्यू 5, ये सपोज की भी आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग वैल्यू 5 होगी और एंडिंग वैल्यू आपके पास क्या होगी, लिमिट होगी। अब हम करते क्या है, अब हम देखते हैं स्टार्टिंग वैल्यू से लेके चल रहे हैं, यानी कि n = 5। यहां से आप चलिए रैंप
रैम मतलब ये मैंने रिमाइंडर की शॉर्ट फॉर्म लिखी है रैम, ओके, इज इक्वल टू n mod 2। ये मोड ऑपरेटर का काम ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने मोड ऑपरेटर यूज किया था जब हमने इवन और ऑड जब नंबर्स फाइंड करने थे, देखने के कौन सा इवन था कौन सा ऑड था, तो उसके अंदर भी हमने ये मोड ऑपरेटर यूज किया था। इस मोड ऑपरेटर की खास बात यह है कि ये आपको डिवाइड करते हुए रिमाइंडर रिटर्न्स कर देता है, ठीक है, क्या रिमाइंडर रिटर्न करेगा आपके पास। तो अब देखें n mod 2 लिखा हुआ है, n की वैल्यू जो करंट वैल्यू है वो है 5, तो 5 mod 2, तो 2 to the 4, रिमाइंडर आपके पास आ गया 1, तो अब REM की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 बन चुकी है, ठीक हो गया। तो जो भी वैल्यू हमने एंटर की होगी स्टार्टिंग वैल्यू, वो उसको स्टार्टिंग वैल्यू को मोड करेगा 2 के साथ, तो जो रिमाइंडर होगा वो REM के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब जैसे कि हमने 5 किया था तो अभी हमारे पास 1 स्टोर हो गया, अगर 4 कर दे तो 0 स्टोर हो जाता है, क्योंकि 4 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब जो भी होगा या तो वो 0 स्टोर होगा या 1 स्टोर होगा, लेकिन इस केस में करंट वैल्यू 5 है तो अब हमारे पास जो है वो उसके अंदर उसने 1 स्टोर किया है। अच्छा, अब आगे क्या है, अब हम चेक करते हैं, एक डिसीजन सिंबल आपके पास आ चुका है। अब आपको पता है कि डिसीजन सिंबल हमेशा जो है वो डायमंड जो है वो शेप यूज की जाती है। अब उसके अंदर आपके पास क्या है, दो केस है, या तो जो REM उसके वेरिएबल रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर वो नहीं होगी, मींस 1 होगी, या 0 होगा या 1 होगा। तो अगर आपके पास वो रिमाइंडर अगर वो 0 है इट मींस वो इवन है, अगर आपके पास 1 है इट मींस वो आपके पास ऑड है। अब चूंकि हमारे पास जब वो रिमाइंडर की वैल्यू वो थी 1, क्योंकि हमने 5 लेके चल रहे थे, तो जब हमने उसे 2 से डिवाइड किया था तो REM के अंदर 1 स्टोर हुआ था। तो अगर 1 है तो नो मतलब ये इट मींस ये 0 नहीं है, ओके, तो फिर तो ये सीधा आपके पास नो वाले लाइन में लोअर इन डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास REM की वैल्यू 0 आ जाती तो वो इवन नंबर बनता, तो उसको करता क्या, तो वो यस वाली डायरेक्शन में आ जाता और वहां पे इंक्रीज्ड n by 1 वो n की वैल्यू को 1 बढ़ा देता। वो क्यों, क्योंकि उसके स्टेटमेंट में था कि हमें ऑड नंबर का सीक्वेंस चाहिए, इसका मतलब हमें इवन नंबर तो चाहिए ही नहीं है, तो अगर ऑड नंबर है तो उसको लेके सीधा नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर है, वो ये डिसीजन सिंबल से हम चेक कर रहे हैं कि इवन या ऑड है, तो वो उससे क्या कर देगा, एक वैल्यू को बढ़ा देगा। सपोज हमने n की वैल्यू 4 एंटर की होती, ठीक है, तो वो 4 उसका रिमाइंडर 0 होता, REM जो आपके पास वो 0 होगा, तो वो यस वाले केस में आकर 4 की वैल्यू को इंक्रीज करके वो 5 कर देता, ठीक है। अभी तो हमारे पास ऑलरेडी 5 था, रिमाइंडर 1 था, वो सीधा आपके पास क्या आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास एक और डिसीजन सिंबल आ गया। अब इस डिसीजन सिंबल में कर क्या है, अभी तक तो हम चल के यही आ रहे हैं कि n की वैल्यू 5 है, क्योंकि इसका रिमाइंडर आपके पास 1 आ रहा है, और फिर सीधा आपके पास नेक्स्ट डिसीजन सिंबल में आ गया 9 से होता हुआ, और वहां पे अब ये चेक किया जा रहा है कि क्या जो वैल्यू n की जो करंट वैल्यू वो लिमिट से बढ़ तो नहीं गई। अगर तो लिमिट से बढ़ गई है तो वो फिर क्या होगा, उसको एंड कर दो, क्योंकि अब 12 से ऊपर तो हमने जाना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर लिमिट से बढ़ी नहीं, n की वैल्यू अभी भी लिमिट से छोटी है, अभी करंट वैल्यू क्या थी 5, तो 5 अभी छोटा है लिमिट से, 5 की वैल्यू 12 से छोटी होती है ना, इट मींस कंडीशन सैटिस्फाई है, तो वो यस वाले केस में आएगा। अब जब यस वाले केस में आएगा तो वो उसे क्या कर देगा, प्रिंट n, तो n की वैल्यू 5 थी तो 5 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। हम ऑड नंबर चाहते थे, तो स्टार्टिंग वैल्यू देखिए कैसे घूम के हम किस तरह जब वो एक फ्लो चार्ट को फॉलो कर इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए जैसे कि आपके पास n की वैल्यू 5 थी, उसने उसे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया 5। अब अगला काम हमारे पास क्या होगा, हमने उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना होगा, 5 तो अब आ गया, अब आगे जाना है, अब इंक्रीज्ड n by 2। अब चूंकि और नंबर्स में मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि आपके पास 2 का डिफरेंस होगा, मतलब हर इवन नंबर में भी और आपके पास ऑड नंबर में भी आपके पास 2 का डिफरेंस होता है। तो हमारे पास करंट वैल्यू 5 थी, तो 5 + 2 कितना हो गया, 7। अब दोबारा ऊपर जाएगा, डायरेक्शंस को फॉलो कीजिएगा। अब चूंकि आपके पास प्रिंट करवाना था, तो प्रिंट एक आउटपुट की शक्ल में आता है, तो आउटपुट के लिए भी आपके पास देखें ग्रीन कलर का जो बॉक्स है वो पैराग्राम बना हुआ। फिर जब हम इंक्रीज करवा रहे थे, ऊपर भी हमने इंक्रीज करवाया, नीचे भी इंक्रीज करवाया, तो ये एक प्रोसेसिंग है, ये कैलकुलेशन है। मैंने आपको बोला था कि जब आप प्रोसेसिंग करें या वैल्यू को स्टोर करें, तो कैलकुलेशन और स्टोरिंग ये दोनों के लिए आपने क्या वो रेक्टेंगल यूज करने हैं, ठीक है। तो देखा होगा कि अब इंक्रीज्ड बाय 2, अब वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पहले वैल्यू इनकी वैल्यू 5 थी, अब इंक्रीज होकर 2 हो चुकी है, 2 प्लस हो चुका है, तो वो आपके पास 7 हो गया, ओके।
तो अब ये मूव कर रहा है, इसकी डायरेक्शन देखिए, जब वो मूव करेगा तो नीचे वाले साइकिल में मूव करेगा और वो दोबारा जाएगा वो सेकंड वाले डिस्टेंस सिंबल में, और n स्मॉलर देन लिमिट। क्या n की अब जो नई वैल्यू आई है जो कि 7 क्या वो लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर गई? अगर तो वो बढ़ गई है तो फिर क्या होगा, वो बाहर आ जाए 9 में और एंड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यस वाले केस में तो प्रिंट उसको भी प्रिंट कर दे। अब चूंकि 7 था, प्रिंट 7 तो 7 भी आ जाएगा। यानी कि अब देखिए हम कैसे ऑड नंबर का सीक्वेंस कलेक्ट करते जा रहे हैं। पहले 5 आया, 7 आया, अब जैसे उसे प्रिंट करेगा तो नीचे आए, दोबारा डायरेक्शन इंक्रीज n by 2, वो उसको फिर इंक्रीज कर देगा और इस बार क्या होगा, आपके पास 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। शाबाश। तो अब वो 9 जो है वो दोबारा ऊपर जाएगा, फिर चेक किया जाएगा। देखें हमें तो पता है कि ये 9 आपके पास लिमिट से कम है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता होगा। आपको सारा काम एक प्रॉपर पैटर्न से जो है वो चलना होगा कि कंप्यूटर को हर चीज बतानी पड़ती है कि कौन सा काम कैसे करना, उसको कुछ भी नहीं पता। तो ये फ्लो चार्ट ही हेल्प आउट कर जाता है कि प्रॉब्लम को कैसे जो है वो सॉल्व करना है। अब चूंकि अभी इंक्रीज हो के उसकी वैल्यू 9 बन चुकी है, वो दोबारा ऊपर जाएगा, वो फिर लिमिट में चेक करेगा, क्या डिसीजन में चेक करेगा क्या 9 जो है ये n की जो करंट वैल्यू 9 है वो लिमिट से एक्सीड तो नहीं करेगी। अगर तो ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा कि वो बाहर आ जाएगा हर बार की तरह और एंड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है कि वो दोबारा आगे आएगा, उस n की जो करंट वैल्यू जो नई वैल्यू बन चुकी है 9 उसको वो प्रिंट आउट कर देगा। तो 5 7 9 ठीक हो गया। अब नीचे आएगा इंक्रीज बाय 2, अब क्या होगा, अब 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, दोबारा ऊपर जाएगा तो सेकंड वाले डिस्टेंस सिंबल में n स्मॉलर देन लिमिट। क्या 12 की वैल्यू लिमिट से कम है, मतलब आपके पास n की वैल्यू जो है वो अब आपके पास कितनी हो चुकी है 11, तो क्या 11 आपके पास कम है मतलब लेस देन 12 से, तो कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई है। तो दोबारा आएगा प्रिंट n, 11 भी प्रिंट हो जाएगा और फिर उसको भी इंक्रीज कर देगा n by 2, तो वो हो जाएगा आपके पास 13, दोबारा ऊपर जाएगा और फिर उस केस को चेक करेगा। इस केस में अब क्या होगा, क्या 13 बड़ा है 12 से, नहीं, अब ये फॉल्स हो चुका है। अब ये नो जेब डायरेक्शन में मूव करेगा, वो क्योंकि उसकी लिमिट से एक्सीड कर गया, बढ़ गया है, हमने उसको स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू बताई थी, उसके मुताबिक उसने काम करना है। अब चूंकि वो बढ़ चुका है तो अब वो क्या होगा कि वो 9 में वहां पे आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बच्चे यहाँ तक था आपके पास क्या है कि फ्लो चार्ट हम लोग जब डिस्कशन करते जा रहे थे, जिसकी हम लोगों ने एग्जांपल भी है, वो काफी 12 एग्जांपल्स थी, हम लोगों ने डिस्कस कर ली। आज हमारे पास इसकी 12 एग्जांपल थी। इससे पहले हमने फ्लो चार्ट के सिंबल्स भी देखे थे कि कौन सा सिंबल का कौन सा काम है। अगर आप में से किसी बच्चे ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए तो वो सबसे पहले उस पिछले लेक्चर को जरूर जो वो सुनेगा, क्योंकि आपको अगर वो स्टार्टिंग के लेक्चर्स जिस तरह के मैं आपको बात कर रहा हूँ कि हमारे पास कंप्यूटर की नई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बीएससी में जाकर हम सीखते हैं हमारी जो बेस है वो यहीं पे बन रही है। तो उसी तरीके से अगर आपने फ्लो चार्ट के भी इन एग्जांपल्स को समझना है तो पहले आपको मेरे पहले वाले लेक्चर्स को सुनना होगा, अच्छे तरीके से कवर करना होगा, तो फिर ही आपको ये एग्जांपल्स समझ आएगी। अगर आप डायरेक्ट इस एग्जांपल नंबर 12 में आ जाते हैं, भाई आप किसी से सुनते हैं कि भाई एग्जांपल नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है और आप एग्जांपल नंबर 12 को सर्च करके इधर तक आप पहुंचे हैं, तो देखिए आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब आप एक सीढ़ियों से स्टेप बाय स्टेप आगे चढ़े नहीं होंगे। अगर हम जंप लगाई होगी तो जरूर उसमें गिरेंगे भी। ठीक है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो आप उससे पहले वाले एग्जांपल्स और उसका टॉपिक जरूर समझिएगा, फिर आप एग्जांपल नंबर 12 जो भी मैंने आपको समझाई है समझना बहुत इजी होगा। ठीक है, तो आज के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।